राकेश जी, जो शीतल जी जो कह रहे हैं बात, उसी को मैं आगे बढ़ा दूं और मैं व्यक्तिगत एक डिस्क्लेमर दे दूं। मैं भाई मैं मेरे जो भी सेविंग है वो म्यूचुअल फंड के रूप में है, और हर महीने कुछ म्यूचुअल फंड बेचता हूं और उसके उससे ये होता है कि खर्चा चलेगा। वो सब म्यूचुअल, और मैं बहुत सेफ वाले म्यूचुअल फंड हूँ, एसबीआई और सबकी पिट गई है, आज तो और पिट गए हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा है क्या बेचूं क्या नहीं, क्योंकि जो मुझे मान लीजिए 10 रुपया मिलता तो अब लग रहा है 7 रुपया मिलेगा। और जैसा शीतल जी ने कहा, दर्शकों को भी ये समझ में आ रहा है कि अगर सर्किट ब्रेकर नहीं होता तो शायद ये 2 ही दिन के अंदर 85% से ज्यादा हो सकता है इनकी वैल्यूएशन चली गई होती। जो हिंडनबर्ग बार बार कह रहा है कि ये 100 रुपए में इनकी एक्चुअल वर्थ 15 रुपए है, 85 रुपए मतलब सिर्फ गैस है, उसको हो सकता है वो 15 रुपए भी ना निकले, लेकिन वो सर्किट ब्रेकर लग रहा है तो उससे ही थोड़ा बच जा रहे हैं। मैं एक चीज, दो चीजें मेरी राकेश पाठक जी आपसे पूछना है। आज आप जब जिस दुनिया में हैं, उस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्थिक है आपका। आर्थिक चीजों पे, यूक्रेन रशिया का युद्ध भी आर्थिक कारणों से हो रहा, मतलब हर जगह अर्थ है। उस अर्थ वाले उसमें क्या हम लोग एक क्लोज एनवायरनमेंट में रह सकते हैं कि नहीं, नहीं हमारे यहां कुछ भी होगा लेकिन बाहर से कोई मतलब नहीं? क्योंकि जो रेटिंग एजेंसीज दुनिया की, आप उनको लाख गाली देते रहिए। वो जो देखिए, दो एक रेटिंग एजेंसीज हैं, एक इन्वेस्टमेंट बैंक वहां है, वो अलग। मूडी हो चाहे एसएनपी हो चाहे एमएसआईसी हो, एमएसआईसी जो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल, ये सब लोग इनको मार कर रहे हैं। मतलब अब इसमें सब लोग कह रहे हैं खतरा है, इसमें कोई नहीं लगाएगा। मैं आम भाषा में बोल रहा हूं, सबका कोई या तो इनको डाउनग्रेड कर दे रहा है या कह दे रहा है इसमें कोई नहीं, जीरो। ऐसी स्थिति में हमारे यहां उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है, जहां 34 लाख करोड़ के एमओयूज हम लोगों ने साइन किए हैं, 34 लाख करोड़ के एमओयू। और सब लोग यहां बिल्कुल टूट पड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर दंगा हो रहा है कि हम पैसा खर्च लगाएंगे यूपी में, हम पैसा लगाएंगे यूपी में, और हम लोग उनको ढकेल रहे हैं, लेकिन वो लाइन तोड़ के भी भागे आ रहे हैं यूपी में पैसा लगाने के लिए। तो ये जो अडानी जी का ये हो रहा है, इसको मोदी जी छोड़ क्यों नहीं दे रहे अडानी जी को? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे जो इन्वेस्टमेंट को। राकेश पाठक साहब। जी सर, बहुत विस्तार से आपने कई सवाल पूछ लिए हैं। तो पहली बात तो जैसे आपने व्यक्तिगत अपने बारे में कहा, मैं भी आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से एक व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूं। आज तक अपनी जिंदगी में, आज तक 1 रुपए का कोई शेयर मार्केट में मैंने कहीं पैसा नहीं लगाया, न म्यूचुअल फंड के जरिए। मैं समझता भी नहीं हूं, मेरी समझ ही नहीं है कि ये क्या चीज होती है शेयर और म्यूचुअल फंड इनके जरिए। इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई खतरा नहीं है कि अडानी जी डूब जाएं या मोदी जी की कंपनियां डूब जाएं, जैसा कि शीतल जी कह रहे हैं। मुझे एक निवेशक के रूप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं चवन्नी का भी निवेशक, कम से कम इस भारत भूमि में और विश्व में किसी भी कंपनी का निवेशक नहीं हूं। दूसरी बात, अडानी जी को मोदी जी छोड़ क्यों नहीं देते, आपके अंतिम उत्तर से हम शुरू कर रहे हैं। जी जी। अडानी जी मोदी जी को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि जैसा कि शीतल जी ने कहा कि वो मोदी जी की ही कंपनियां एक तरह से। हम तकनीकी रूप से इसे कभी सिद्ध नहीं कर सकते और न हम आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं की कंपनियां हैं, लेकिन देश और दुनिया जानती है कि जिस वक्त पूरी दुनिया ताले में बंद थी, कोरोना काल में, लॉकडाउन के पीरियड में, उस वक्त 70,000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से, या लाख, मुझे नहीं मालूम कितना, किस गति से बढ़ रहा था उनका धन का साम्राज्य अडानी जी का। तो ये कौन सा तिलिस्म था, कौन था इसके पीछे? क्या चंद्रकांता संतति के अय्यार आए थे उस दरमियान, जो अडानी जी के खजाने में हर घंटे पे बढ़ोतरी कर रहे थे? जब कोई कारोबार नहीं हो रहा था, कोई उत्पादन नहीं हो रहा था, कोई आयात निर्यात नहीं हो रहा था, कोई खरीद फरोख्त नहीं हो रही थी, फिर आडवाणी जी के धंधे में इस कदर तरक्की हो गई कि जो राहुल गांधी ने संसद में कहा, और हम सब जानते हैं, 690 नंबर से वे दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए। तो ये जो रेत का पहाड़ था, ये रेत का जो महल था, ये एक दिन भरभरा के गिरना ही था। अगर इसमें सचमुच में कोई ठोस तत्व होता, साफ सुथरे वित्तीय आदान प्रदान के जरिए ये मुकाम हासिल किया गया होता, ये सीढ़ियां चढ़ी गई होती, तो एक हिंडनबर्ग क्या 10 और कंपनियां खुलासा कर देती, कोई फर्क नहीं पड़ता अडानी को। लेकिन फर्क पड़ रहा है। मोदी जी क्यों नहीं छोड़ सकते, इसकी वजह यह है, इसलिए उन्होंने नाम भी नहीं लिया संसद में, इनका गौतम अडानी का नाम नहीं लिया, नेहरू जी का नाम लिया। नेहरू जी के स्मरण, पुण्य स्मरण के बिना मोदी जी की राजनीति चल ही नहीं सकती। विषयांतर करने की उनकी कोशिश थी,
हम देख रहे हैं उनके राज्यसभा लोकसभा के भाषण, जिस तरह छाती ठोक कर उन्होंने भाषण दिए। कम से कम एक सभ्य और सुसंस्कृत लोकतंत्र में देश का मुखिया इस तरह की भाव भंगिमाओं के साथ भाषण दे, ये कम से कम हमें तो अच्छा नहीं लगा। हम नहीं जानते किन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन किन्हें अच्छा लग रहा है यही मोदी जी की सफलता निहित है। असल में मोदी जी जानते हैं उनके जो समर्थक हैं, ये बहुसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, वो उनकी हर हरकत, हर क्रियाकलाप, हर बोली बानी में उनके साथ खड़ा है। आप विश्वास कीजिए, अगर मोदी जी किसी दिन रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में ये कह दें कि मेरे समर्थक, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और इस देश के सच्चे देशभक्त अपनी एक एक किडनी बेचकर अडानी के शेयर खरीदें, तो आप विश्वास कीजिए लाइन लग जाएगी अस्पतालों के सामने। इतना भरोसा है देश को मोदी जी के ऊपर। यही भरोसा मोदी जी को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे जब चाहे बिना किसी प्रक्रिया के नोटबंदी कर दें, जब चाहे पूरे देश को लॉकडाउन में झोंक दें, जब चाहे वैक्सीन लगाने के लिए धमकाएं और जब चाहे तब सुप्रीम कोर्ट में लिखकर कह दें हमने तो कहा ही नहीं था वैक्सीन लगाने के लिए। बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन उनका भरोसा इस बात पर टिका हुआ है कि जितना वे अडानी को बचाने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा कोशिशें उनका जो समर्थक समुदाय है, उनकी जो ट्रोल आर्मी है, उनका जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है, आईटी सेल है, बाकायदा उनके मीडिया के प्रभारी लोग अडानी के गड़बड़ घोटाले को बचाने के लिए बड़ी बड़ी लंबी पोस्ट बनाकर वायरल करना शुरू कर देते हैं। यानी हम और आप सोच रहे हैं, शीतल जी सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, ब्रजेश जी सोच रहे हैं कि इसमें कुछ गलत हुआ है, लेकिन उनके समर्थक बिना किसी जांच पड़ताल के अडानी के समर्थन में कूद पड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है उनका महापुरुष, उनका महामानव नरेंद्र मोदी मौन है और उसका आदमी है अडानी, या अडानी के आदमी मोदी जी है, इसलिए सब कुछ सही ही होगा। दुनिया भर की मॉर्गन स्टैनले, दुनिया की तमाम सारी संस्थाएं, सिटी बैंक कुछ भी कर ले, लेकिन इनका जो अर्थशास्त्र है, जो नोटबंदी में भी दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मोदी के समर्थक लोग थे, वे ही ये साबित करने पर तुले हुए थे। कोई कुछ भी बोलता था, रघुराम राजन कुछ कहें, दुनिया भर के अर्थशास्त्री कुछ कहें, ज्यां द्रेज कुछ भी कहें, लेकिन आईटी सेल ने कह दिया नोटबंदी सही फैसला है, तो पूरे देश को मानना होगा क्योंकि मोदी जी ने किया है। अब इसके जो राजनीतिक नेतार्थ हैं, ये प्रकरण अब जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, राहुल गांधी के संसद में भाषण के बाद उन्हें अब नोटिस दिया जा रहा है विशेषाधिकार हनन का। भाषण के अगले दिन इतने कट लग गए, उसमें 18 जगह से एक्सपंज कर दिया गया, उनके शब्दों को विलोपित कर दिया गया। जो मूल बात थी वो कम से कम संसद के रिकॉर्ड से हटा दी गई, लेकिन क्या देश भर के, दुनिया भर के इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों के मोबाइल में राहुल गांधी का अनकट वीडियो नहीं होगा? क्या अगले दिन के अखबारों में 8-8 कॉलम में, 6 कॉलम में, जितनी भी हिम्मत जिस अखबार में थी, उसने राहुल गांधी के भाषणों को छापा, तो क्या माननीय ओम बिरला जी उन सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और छपे हुए अखबारों से राहुल गांधी के आरोपों को विलोपित करा सकेंगे? निश्चित तौर पर नहीं करा पाएंगे। अब लड़ाई सीधी आर पार की है, इसलिए ये संसदीय सेंसरशिप एक तरह से लागू की जा रही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके व्यक्ति, 4 बार का सांसद, 5 बार का सांसद, उसे विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जा रहा है। मैं सहमत हूं, संसदीय प्रक्रिया में कहीं भी कुछ अनियमित हो, असहज हो, संसदीय गरिमा के विरुद्ध हो, तो राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, सबको विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिलना चाहिए। कटघरे में खड़े हो, आरोप सिद्ध हो तो सजा दी जाए। लेकिन सवाल यह है कि आरोप क्या है, राहुल गांधी ने अपराध क्या किया? 4 सवाल 5 पूछे थे, आप उनका उत्तर दे देते, न देते उत्तर तो एक लाइन में सिर्फ कह देते कि राहुल गांधी ने XYZ किसी मंगल ग्रह के नागरिक पर जो आरोप लगाए उनकी सरकार जांच कराएगी, सिर्फ इतना एक वाक्य बोल देते तो पर्याप्त था। लेकिन जब सरकार ऐसी प्रत्याक्रमण वाली कार्यवाही कर रही है तो उससे लगता है कि दाल ही काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल काली है। इसके लाभ हानि की बात जो शीतल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बार बार ये प्रयास करती है, मैं अब कांग्रेस को इस आरोप से बरी कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस कुछ नहीं करती। पिछले 7-6 साल में, 5 साल में एक भी ऐसा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बता दीजिए जिसको कांग्रेस ने सचमुच मुखर होकर ना उठाया हो।
पेगासस का मुद्दा हो, नोटबंदी से शुरू कर दीजिए, अभी हालिया जो राफेल विमानों की डील का मामला हो, पेगासस का मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस जा रही, संसद में लड़ रही है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे देश में अडानी के प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन किए हैं। मैं अभी रायपुर में था 2 दिन में, वहां देख रहा था धरने हो रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच में इस देश की जनता जाग रही है शीतल जी? कई बार हम अपने आप से सवाल पूछते हैं तो राहुल गांधी जैसे 10 राहुल गांधी आ जाएं, इस देश की जनता धार्मिक उन्माद में इस कदर अंधी हो चुकी है कि कांग्रेस की ऐसी हिमालयी कोशिशें भी अंत में जाकर सिफर हो जाती हैं। चुनाव के समय, मतदान के समय, वोट डालते समय मतदाता को सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। वो भूल जाता है कि वो उन 81 करोड़ लोगों में शामिल है जो 5 करोड़ अनाज के थैले को टकटकी लगाए देख रहा है। वो भूल जाता है कि उसके घर का बेटा बेरोजगार है। वो भूल जाता है कि जो नोट नरेंद्र मोदी भारत की मुद्रा के उत्थान की बात करते थे, आज 82 रुपए से ऊपर हो गया है। आप देख लीजिए इस देश में कहां प्रतिक्रिया हो रही है, कौन है? हमारे आपके जैसे लोग चैनलों पर डिस्कशन कर रहे हैं, कांग्रेस संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ रही है, लेकिन असल में आम जनता जो है, असल में जो मतदाता है और भारत का सच्चा नागरिक है, क्या वो द्वेलित है इन सवालों पर? क्या सचमुच में अडानी के इस महाघोटाले से देश के आम लोगों में कोई विचलन आपको दिखाई दे रहा है? क्या सचमुच में लोग ये समझ पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के संरक्षण में ये सब हो रहा है, कि वे खुद इसमें लिप्त हैं? क्या वे सवाल भी पूछ रहे हैं? न करें भरोसा, हम भी नहीं कह रहे नरेंद्र मोदी इसमें लिप्त है या नहीं है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर प्रधानमंत्री संसद में अपने भाषण में सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या सचमुच में इस देश के लोग जागकर इतना पूछ रहे हैं कि मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते? अगर लोग इतना भी नहीं पूछ रहे हैं तो मुझे इन बहसों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अगर आप इसे मेरी निराशा कहना चाहें तो भी मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं कि लोग बहुत जल्दी इस धार्मिक उन्माद में से निकलकर जिंदगी के असली मसाइल की तरफ ध्यान देंगे, सचमुच में सोचेंगे कि उन्हें इस 8 साल में इस सरकार ने कहां पहुंचा दिया है। अर्थतंत्र पूरी तरह से भरभरा कर गिरने की स्थिति में। हम लोग पहले, कुछ महीने पहले हम और आप डिस्कशन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, क्या हम श्रीलंका की राह पर हैं? तब भी हम ही लोग चर्चा कर रहे थे, इस देश के लोगों को कोई चिंता नहीं थी। कल हो जाए श्रीलंका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को। तो असली लड़ाई अब जनता को लड़नी है। मैं राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई ऐसी विशेष उम्मीद नहीं करता कि अब वे क्या करें, प्राण दे दें का, हमारे चंबल की भाषा में अगर कहा जाए कि अब क्या राहुल गांधी प्राण दे दें, अपनी जान दे दें, क्या करे कोई विपक्ष का नेता? संसद से सड़क तक आवाज उठा रहा है जनता की, और जनता है कि अपने धर्म के नशे में चूर अपनी बदहाली को भी उपलब्धि मानकर चल रही है। मोदी जी ने 81 करोड़ लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया, यह देश की उपलब्धि है। इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी भारत में इस वक्त है, यह मोदी शासनकाल की उपलब्धि है। G20 के होर्डिंग और पोस्टर लगे पूरे देश में, पूरे देश में, रायपुर के हवाई अड्डे से लेकर भोपाल के हवाई अड्डे तक और ग्वालियर के बस स्टैंड से लेकर भिंड के टेम्पो स्टैंड तक G20 की उपलब्धि के पोस्टर लगे कि मानो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत G20 का अध्यक्ष बन गया है तो विश्व गुरु बन गया है। इससे पहले जो टुइया से देश अध्यक्ष थे, या आने वाले कल में अल्फाबेटिकली जब बनेंगे रोस्टर से, तो वे भी विश्व गुरु कहलाएंगे अगले 2 साल बाद। लेकिन देश में असली सवालों पर बात करने अब कोई तैयार नहीं है। उनके पास इतना बड़ा प्रचार और प्रसार का तंत्र है कि वे सांप को रस्सी बनाने की ताकत रखते हैं और रस्सी को सांप बनाकर लटका देते हैं आपके सामने, और ये देश उसी में डूबा रहता है। जी आनंद जी। डॉक्टर राकेश आपसे एक चीज और, फिर देखिए अब इस उम्र में आके क्या खाक मुसलमान होंगे? जो होना था जी तो जी डॉक्टर राकेश, डॉक्टर राकेश ये प्रश्न आपसे भी है, लेकिन एक और मैं एक प्रश्न जो ज्यादा बड़ा है अगर मैं उस पर पूछ लूं, ये जो मुद्रा पोर्ट का सारा मामला हुआ था, 30,000 करोड़ के ड्रग या 34,000 करोड़ के ड्रग, ये कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप, देखिए कुछ ना कुछ रिलेशनशिप, तो अगर ये ठीक से कभी जांच आज कल परसों या अगर परत खुलेगी, तो आपको क्या नहीं लगता है कि ये ड्रग मनी, बेनामी संपत्ति, ये सब एक दूसरे से उलझे हुए हैं, ये तार कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है? आपको लगता है कि मुद्रा पोर्ट की अगर जांच ठीक से होगी तो मामले और उजागर होंगे? और दूसरी बात जो हम और आप कर रहे हैं, हम लोग ये क्यों करते हैं? क्या केवल खुजली है
या उम्र का तकाजा, आप लोग तो बहुत छोटे हैं, हम और शीतल जी एक उम्र के हैं कि हम लोग क्या हो गया, लेकिन आप लोग तो अभी, आप लोग जी जी जी। लॉट ऑफ इयर्स देखिए टू गो अहेड। हम लोग क्यों करते हैं इसका एक नीति कथा के जरिए मैं उत्तर देना चाहता हूं। जी आप सबने सुनी होगी, हमारे दर्शकों ने भी सुनी होगी। एक राजा था, वो अपने नागरिकों के कर्तव्य की परीक्षा लेना चाहता था। तो उसने राजधानी में एक हौद खुदवाया, टैंक, मुनादी करवाई कि आज रात को सब लोग अपने घर से एक एक लोटा दूध लेकर आएंगे और इसमें डालेंगे। रात हुई, राजा ने कहा था वहां कोई चौकीदार और पहरेदार नहीं होगा, सब अपने अपने घर से आए और डाल दें। सुबह देखा गया, राजा जब अपने मंत्रियों के साथ गया तो देखा कि टैंक में एक बूंद भी दूध नहीं है, टैंक खाली है। राजा बहुत शोकाकुल हुआ, उसने नागरिक बुला के मंत्रिपरिषद में बात की कि ऐसा क्यों हुआ। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। नागरिकों को बुलाया गया, उनको अभय दान देने का विश्वास दिलाया गया कि कोई सजा नहीं दी जाएगी, कम से कम इतना तो बता दो कि आप में से कोई भी क्यों नहीं निकला। हर नागरिक का एक ही उत्तर था कि राजन, हमने सोचा इतना बड़ा टैंक है, सब लोग दूध डालने निकलेंगे, हमारे एक लोटा दूध का कौन योगदान देखेगा, इसलिए एक भी नागरिक नहीं निकला। लेकिन हम जो 4 लोग यहाँ बैठे हैं, हम वे नागरिक हैं जो अपने हिस्से का एक लोटा दूध इस राज कर्तव्य में, एक नागरिक कर्तव्य के हौद में, टैंक में डालने के लिए निकले हैं, रात के अंधेरे में भी और दिन के उजाले में भी। और ये हम अभी 2014 के बाद नहीं कर रहे हैं। शीतल जी और आप तो वरिष्ठ हैं, मुझे भी 33-34 साल हो गए। 2014 से पहले भी बड़ी विनम्रता से, मुझे बहुत विनम्रता से कहना होता है और बहुत संकोच भी होता है कहने में, मैं 2014 से पहले नवभारत, नई दुनिया जैसे बड़े बड़े अखबारों का संपादक था। पहले पेज पर यूपीए सरकार के खिलाफ 8 कॉलम खबरें लिखता था। प्रथम पृष्ठ पर विशेष संपादकीय मेरे नाम से छपते थे। तब ना हम देशद्रोही होते थे, ना हम कांग्रेसी भाजपाई जनसंघी कहलाते थे। लेकिन 2014 के बाद वही कर्तव्य हम पूरा कर रहे हैं, वही फर्ज अदा कर रहे हैं। हम सत्ता का सनातन प्रतिपक्ष हैं, इसलिए सवाल कर रहे हैं। 2014 से पहले जो सत्ता में था मुझसे सवाल पूछते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से, यूपीए की सरकार से। अब नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, एनडीए की सरकार से पूछ रहे हैं। लेकिन अब हमारा सवाल पूछना देशद्रोह है, क्योंकि अब एक अवतार, युगावतार सत्ता में बैठा हुआ है, वो ईश्वर का अवतार है। सदन में कहा जा रहा है भगवान राम है। हमने तो इंदिरा गांधी के बारे में वही सुना था ना, देवकांत बरुआ का, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। यहाँ तो सदन में कह दिया गया भगवान श्री राम है। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री कहते हैं भगवान राम है, नरेंद्र मोदी। तो हम कह रहे हैं भगवान राम है तो अच्छी बात है। हम वो धोबी हैं जिसने दरबार में भगवान राम से प्रश्न किया था, तो हमें प्रश्न करने की अनुमति तो दे दीजिए। आप भले ही भगवान राम के अवतार हों, सवाल तो पूछने दीजिए। वही हम लोग कर रहे हैं। हमें जो खुजली है सवाल पूछने की, हमारा नागरिक कर्तव्य और पत्रकारी कर्तव्य है। इतनी सी बात है। और दूसरा आपका प्रश्न जो था वो बहुत गंभीर प्रश्न है। आप सिर्फ ड्रग्स की ही बात क्यों कर रहे हैं? थोड़ा और हम पीछे जाएं तो क्या हमें उन विस्फोटक आया था पुलवामा में, हमारे जवान शहीद हो गए, इस देश में किसी के चेहरे पर शिकन नहीं आई। कोई नागरिक ये पूछने को तैयार नहीं है कि उसकी जांच क्यों नहीं हुई। दिग्विजय सिंह ने अगर सवाल पूछ दिया तो देशद्रोही कहलाने लगे। शायद आपने कोई प्रोग्राम भी किया था, दिग्विजय सिंह ने गलत क्या पूछा, मैंने आपका थंबनेल देखा था, तो कोई गलत सवाल नहीं पूछा था। इन सारी चीजों का अंतर संबंध कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए इस वर्तमान समय के जो नेता हैं, नेतृत्व है, लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, चाहे मुंद्रा पोर्ट पर आने हुए ड्रग्स हो या पुलवामा में आया हुआ विस्फोटक, कहीं ना कहीं इस पूरे देश में के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है। और वो षड्यंत्र देश को भीतर से खोखला कर रहा है। लोगों को धर्म के नशे के साथ साथ असली नशा जो मुंद्रा पोर्ट पर आता है उसमें भी पूरी तरीके से डुबो कर रखे हुए है, ताकि लोग, इस देश के नागरिक, अपने जीवन से जुड़े हुए सवाल न कर सकें। हम कम से कम उन दोनों नशों से बचे हुए हैं। न हमने धर्म की अफीम चाटी है, न वो जो हेरोइन हशीश जो अडानी के बंदरगाहों पर आती है। जांच होनी चाहिए, आप सही कह रहे हैं। आज कल परसों इतिहास भविष्य के किसी पायदान पर अगर सचमुच में इन 8-10 सालों की तमाम जरूरी बातों की जांच हुई तो यकीन मानिए, अगर कानून ने अपना काम किया तो बड़े बड़े अवतारी लोग कृष्ण जन्म स्थान के भीतर दिखाई देंगे, सलाखों के पीछे होंगे, अगर सचमुच कानून ने कभी काम किया और सचमुच में जांच हुई तो। जी।